हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम और नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए हम लोग ला चुके हैं क्लास 9 साइंस 2 का सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पेपर आप अगर कंप्लीट अटेंड करते हो तो इस क्वेश्चन पेपर के साथ में कुछ आपको वो वाले क्वेश्चन मिल रहे होंगे जिसका आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है। एक बार दिल से पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना तो आपका आधा टेंशन तो यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मन लगा के करना, दिल से, विद कॉन्सेप्ट, विद अंडरस्टैंडिंग के साथ में। तो लुक एट दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जिसको हम करने जा रहे हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन पेपर के साथ में मैंने दो और क्वेश्चन पेपर मर्ज करके इसको बनाया है आपके लिए कि आपका आने वाला एग्जाम बड़ा सिंपल हो जाए। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स का पूछा जाता है। मार्क्स वगैरह पे मत देखो, क्वेश्चन पे फोकस करो। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कितना डीपली पढ़ना है, कितना अच्छे से पढ़ना है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है ना। क्या दिया है? आइडेंटिफाई द कोरिलेशन वाला सवाल है। क्या सवाल पूछा है? 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम होते हैं टर्नर सिंड्रोम वाले डिसीज के अंदर। तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम कौन से डिसीज के अंदर होता है? तो जिसका नाम है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा डिसीज है? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ध्यान रखना, ये वाला क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन आपको पूछा जा सकता है और डिसीज का नाम पूछा जाएगा कि भाई कौन सा डिसीज होता है, इस तरीके से। ठीक है, जैसा यहाँ पे ध्यान दो। अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताने वाला हूँ जो आने वाले सेमेस्टर एग्जाम में गारंटी है, मेरी गारंटी। अभी जो 5-6 बातें बता रहा हूँ ना, उनमें से 2 सवाल आपके आने वाले एग्जाम में गारंटेड आएंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला, डिसऑर्डर ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। या तो पूछा जाएगा कि राइट द नेम ऑफ टू डिसऑर्डर विच इज अकर ड्यू टू द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। तो कौन सा डिसऑर्डर है? पहला डाउन सिंड्रोम। पहला कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, सारी बातें समझते हैं। डाउन सिंड्रोम के अंदर 46 प्लस 1 दैट इज ट्राइसोमी ऑफ द 21 क्रोमोसोम। ट्राइसोमी मतलब 21th क्रोमोसोम के लेवल पे एक क्रोमोसोम अरे एक्स्ट्रा होता है। दो क्रोमोसोम पेयर में एग्जिस्ट करते हैं ना, दो क्रोमोसोम पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो 21th वाले पॉइंट पे दो क्रोमोसोम ना होके कितने क्रोमोसोम होते? 3 क्रोमोसोम होते, मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। ध्यान रखना, 47 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम। मेंटली रिटार्डेड, जिसको डाउन सिंड्रोम होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा और शॉर्ट लाइफ स्पेन मतलब उसकी उम्र कम हो जाएगी। सिंपल है, यहां तक समझा। और दूसरा डिसीज कौन सा? लेट चेक आउट दूसरा डिसीज कौन सा है यहाँ पे। दूसरा डिसीज है टर्नर सिंड्रोम, जो यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछा गया था। मोनोसोमी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे आपको पता है नॉर्मली एक्स और एक्स होता है। यहाँ पे एक्स और एक्स ना होकर सिर्फ सिंपली क्या होगा? 44 प्लस एक्स होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। वुमन आर स्टेराइल, ये किसको होता है? वुमन को होता है। वुमन आर स्टेराइल मतलब वो वुमन बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, मतलब आगे जाके रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, न्यू बेबी को जन्म नहीं दे पाएगी। एंड इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑर्गन मतलब क्या कि जहां से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब जो ऑर्गन रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो ऑर्गन का ग्रोथ अच्छे से होगा नहीं। बात समझ में आ गया? ये हो गया आपका टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद है क्लीन फेल्टर सिंड्रोम, जो इस वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया था। डिसऑर्डर अराइजेस इन मेन ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन द सेक्स क्रोमोसोम। नॉर्मली मैन के अंदर कौन से कैसे क्रोमोसोम होते हैं? 44 प्लस एक्स और वाई। लेकिन इस वाले डिसीज में कैसे क्रोमोसोम हो जाएंगे? 44 प्लस एक्स एक्स वाई। समझ में आया? मतलब ये डिसऑर्डर क्यों हो रहा है? सेक्स क्रोमोसोम में खराबी होने की वजह से। किसमें? सेक्स क्रोमोसोम में। मैन आर सेक्सुअली स्टेराइल मतलब वो इंसान बच्चा पैदा नहीं करवा पाएगा। बात समझ में आया? मैन आर सेक्सुअली स्टेराइल। नेक्स्ट आता है डिसीज अकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। अब ये वाला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बाद इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहला है एल्बिनिज्म। आर आई स्किन एंड हेयर हैव कलर ड्यू टू ब्राउन पिगमेंट मेलानिन। ब्राउन मेलानिन की कमी होने की वजह से वो कैसे बन जाएंगे? ब्राउन बन जाएंगे। ब्राउन पिगमेंट दैट इज मेलानिन। द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस मेलानिन, तो बॉडी यहाँ पे मेलानिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। दैट्स वाई सारे सारे हेयर वगैरह कैसे कौन से कलर के दिखने लगेंगे? कैसे दिखने लगेंगे? आइज कलर हैव द कलर ड्यू टू द ब्राउन पिगमेंट। ओके, तो ये व्हाइट व्हाइट ब्राउन ब्राउन दिखने लगेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया, इस पे एक सवाल पक्का आता है। सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है? नॉर्मल नॉर्मल हीमोग्लोबिन, क्या लिखा हुआ अच्छे से ध्यान दो। नॉर्मल हीमोग्लोबिन हैज ग्लूटेनिक एसिड। हीमोग्लोबिन के पास नॉर्मली कौन सा एसिड होता है? ग्लूटेनिक। लेकिन ग्लूटेनिक एज अ सिक्स्थ एमिनो एसिड, कौन सा एसिड है ग्लूटेनिक?
सिक्स्थ एमिनो एसिड है, बट उसके जगह पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, वैलिन, और इसके वजह से कौन सी बीमारी होती है, सिकल सेल एनीमिया। समझ में आया? ग्लूटामिक एसिड वैलिन से हो जाता है रिप्लेस, ड्यू टू दिस इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड corpuscles which are normally biconcave become sickle shaped, और आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का शेप कैसा हो जाता है, सिकल शेप। ध्यान रखना, दिस कंडीशन ऑल्सो कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। इनमें से 2 या 3 सवाल आराम से बन जाएंगे, आराम से। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर आपको सिकल सेल एनीमिया किसी को हुआ तो। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी जरूरी है। अपना एक प्यारा सा टेलीग्राम का चैनल है जहां पे हम सारे क्वेश्चन पेपर, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एग्जाम रिलेटेड भेजते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड और मैन आउट, कार्टिलेज, बोन्स, टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स, कार्डियक मसल। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्डियक मसल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्डियक मसल। क्यों होगा, क्यों होगा बताओ, क्यों होगा? बिकॉज कार्डियक मसल कैसे है, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, बट अदर्स आर कनेक्टिव टिश्यू। बाकी सारे कार्डियक मसल्स मस्कुलर टिश्यू है, बट अदर्स कार्टिलेज, बोन्स एंड टेंडोन्स एंड लिगामेंट ये कैसे टिश्यू है, ये है मस्कुलर टिश्यू। इस पे आपका 196 और 197 पेज नंबर पे जाके थोड़ा सा आपको रिसर्च करना है। ये इस वाले चार्ट्स के ऊपर से आपको सवाल पूछे जाते हैं। इन चार्ट्स को, इन टेबल्स को पूरा चार्ट जाओ, अच्छे से रीड करो, मन लगा के रीड करो। तो इस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मैं आपको आइडिया भी बता दूंगा कि टेक्स्ट बुक के कौन से पेज पे जाके आपको पढ़ना है, कौन से जाके पेज पे पढ़ना। 196 और 197 को एक बार जस्ट रीड कर लो और इन, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। लिम्फ टिश्यू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इंफेक्शन। क्या ये सही बात है? हाँ सही बात है। लिम्फ टिश्यू बॉडी को इंफेक्शन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? बॉडी में से हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। वापस बोलो, क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के साथ में आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में से कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन अच्छे से याद करना है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस कैन बी कॉल्ड कंट्रोल एंड ब्रिंगिंग अबाउट डिफरेंट प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती है, हार्ट का धक धक करना, दिमाग का चलना, ब्लड का सर्कुलेट होना, ये सारी प्रोसेस एक दूसरे के साथ में क्या है, कोरिलेटेड है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, साथ में काम करती है एक दूसरे के साथ में। इन सिकल सेल एनीमिया, ये वाला अभी मैंने बताया था, देखा ये क्वेश्चन तो ये इस पेपर में आ गया है। अभी जो बताया था मैंने सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड, वैलिन किसके बदले आ जाता है? वैलिन आ जाता है हमारा ग्लूटेमिक एसिड के बदले। किसके बदले आ जाता है? ग्लूटेमिक। देखो मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन भी ये आ गया है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन हैज अ ग्लूटामिक एसिड। नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन उसके बदले क्या आ जाता है, वेलाइन आ जाता है, या वेलिन बोलो या वेलाइन बोलो, वो आ जाता है। और शेप हो जाता है आरबीसी का सिकल शेप। कैसा हो जाता है? सिकल शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले बढ़ने से पहले बताऊंगा, सेमेस्टर जो एग्जाम आपका सेकंड सेमेस्टर एग्जाम होता है, वो उसकी प्रिपरेशन को एकदम तगड़ी बनाने के लिए आपको सेकंड सेमेस्टर के सेकंड यूनिट टेस्ट, यहाँ पे यूनिट टेस्ट मेरे को लिखना था, सेकंड यूनिट टेस्ट के जो पेपर थे जो मैंने अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, आपको पता भी होगा। तो वो सारे सेकंड यूनिट टेस्ट के पेपर को एक बार जरूर देख के जाना। शुरुआत के 2-2 चैप्टर आपके बेस्ट बन जाएंगे। ठीक है, और ऑल चैप्टर, सारे चैप्टर्स का आईएमपी हमने चैनल पे दे रखा है। और मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा आईएमपी, धूम मचा रहा है। आप देख सकते हो, धूम मचा रहे सारे आईएमपी में से ही क्वेश्चन आएंगे, ये तो मैं आपको बोल ही सकता हूँ। आपके, अगर आप आईएमपी जो भी मैंने मार्किंग करके दिया है साइंस के अंदर, वो अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, 35 प्लस से तो नीचे आपके आ ही नहीं सकते। और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लिया तो मे भी आप कमेंट सेक्शन में देखोगे 38 तो बच्चों को मिल ही रहे। ठीक है, तो बट बट सबसे इंपॉर्टेंट, सबको 38 40 अच्छी बातें मिल रहे हैं, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना, अपने आप को और समझदार बनाना। बिकॉज एजुकेशन हमारे दिमाग को खोलने के लिए होती है, ना कि आपके मार्क्स अच्छे आने से। तो मैं ज्यादा ये नहीं बोलूंगा कि मैं उन बच्चों को ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ जिनको आउट ऑफ आ रहे हैं और जिनको कम आ रहे हैं।
दोनों अच्छे ही है, दोनों बेस्ट है अपने अपने लेवल पे। हाँ, मेहनत करनी चाहिए, हमेशा पढ़ाई में हमें अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में सारी चीजों पे फोकस होना चाहिए अपना। मतलब विद यू कैन से पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलना, खाना पीना, रहना, सब कुछ आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अपने लाइफ को पूरा समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। आप कब क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, बैलेंस बना के रखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Next, which hormones is effective in prevention and retardation of the plant growth? कौन सा हार्मोन प्लांट ग्रोथ को प्रिवेंट या रिटार्डेशन करता है? तो उसका आंसर क्या है, यहां से आपको इस वाले पॉइंट से मिलेगा। ये सारे पॉइंट करना, ये ग्रीन वाले पे तो क्वेश्चन आपको नहीं पूछा, लेकिन ये ग्रीन वाले एक बार पढ़ लेना। लेकिन सवाल पूछा है, हार्मोन्स दैट इज एब्सिसिक एसिड इज इफेक्टिव इन द प्रिवेंशन एंड रिटार्डेशन ऑफ द प्लांट ग्रोथ। समझ में आ गया? कौन सा एसिड? एब्सिसिक एसिड। तो हमारा आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। लेकिन उसके साथ में एक ग्रीन के अंदर जो पॉइंट्स लिखे हैं वो भी आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट सवाल, चंद्रा लॉन्च बाय नासा इन 1990 इस टाइप ऑफ डैश टेलीस्कोप। वो किस टाइप का टेलीस्कोप था? तो वो था एक्स रे टाइप का टेलीस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज अ ब्लड? ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? तो सभी को ये पता होगा, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ये वाला पेज आप बहुत बढ़िया से कर लेना अपने एग्जाम्स के पहले। कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से है? ब्लड, लिम्फ, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन्स। और कौन सा, कहां से आंसर कुछ सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में? तो ये टेंडन्स कैसे आ सकता है या लिगामेंट से आ सकता है। टेंडन्स क्या करते हैं? गारंटी, मतलब मैं जो भी क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ ना, बड़ा सोच के, बड़ा समझ के बनाता हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते रहते हो कि सर फटाफट पेपर अपलोड करो। मैं एक पेपर को बनाने के लिए कौन से क्वेश्चंस उसके अंदर डालने हैं, ये सोचने के लिए कम से कम 2 दिन लगा देता हूँ। और स्क्रीनशॉट, मतलब कहाँ से स्क्रीनशॉट स्टूडेंट को दे दूं कि डायरेक्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो पढ़ ले। तो ये सारा, मतलब क्या डालना क्या नहीं डालना, इसके लिए पूरा किताब का आपको नॉलेज होना चाहिए। और मेरे को 2 दिन लग जाता है रिसर्च करने में, भाई ये डालू या नहीं डालू, ये आएगा या नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके लिए मुझे माफ कर लेना, क्योंकि मैं 2 दिन में एक वीडियो या एक दिन में एक ही वीडियो डाल पाता हूँ। 10-15 मेरे से नहीं जमता, क्योंकि मुझे पता है, मैं चाहता हूँ कि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सिर्फ 1 साल काम नहीं आए, आने वाले 5-6 साल तक बच्चों को काम आए। दैट्स वाई थोड़ा सा प्रोसेस मेरा स्लो है, ठीक है ना। टेंडन्स क्या काम करता है? जॉइंट मस्कुलर बोन्स को ज्वाइंट करने का काम करता है। और क्या काम करता है? मसल्स और बोन्स को ज्वाइंट करने का काम करता है। और लिगामेंट काम करता है दो बोन्स को एक साथ में ज्वाइंट करने का काम करता है। ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। ब्रेन का एक हिस्सा है सबसे बड़ा, जिसको हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा। कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट, क्या सेरेब्रम क्या कंट्रोल करता है? अपने बॉडी की वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट? वॉलेंटरी मूवमेंट का मतलब होता है बॉडी की वो मूवमेंट जो हमारे इंसानों के कंट्रोल में हो। जैसा मैं चाहता हूँ मेरा हाथ उठे, तो मैंने हाथ उठाया, तो मेरे कंट्रोल में ना। जब मैं नहीं चाहूंगा तो क्या मेरा हाथ उठ जाएगा? लेकिन जब मैं नहीं चाह रहा हूं तभी भी मेरा दिल धक 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 कर रहा है। आया समझ में आपको? कंसंट्रेशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, सारा काम हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? सेरेब्रम करता है। समझ में आ गया? बस इस तरीके से ये यहाँ पे आपको सारी बातें मिल जाएगी। सेरेब्रम का फंक्शन पे तो क्वेश्चन पूछा था, क्या भरोसा इस वाले पेपर में सेरेबेलम से आ जाए, मेडुला ऑब्लोगेटा से आ जाए, स्पाइनल कॉर्ड से आ जाए, तो क्यों नहीं, एक बार रीड करने में क्या जाता भाई। सेरेबेलम क्या करता है? ये भी आपकी वॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, जैसा मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। मेडुल, ये आपको दिख रहा है, मैंने येलो येलो करके रखा, ये मैंने जब मैंने चैप्टर वाइज आईएमपी दिया था ना, तभी मैंने किया था। तो सारे आईएमपी वाले वीडियो आप जरूर देख लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। That's very important, more than the other, more than question paper, okay, just watch it, okay। ये वाला वीडियो है जिसके अंदर लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे चैप्टर की मैंने आईएमपी बारीकी से डिस्कस कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड प्लांट। प्लांट और ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन का वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, इंसानों के अंदर वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्लांट का वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। प्लांट कहीं से भी एक्सक्रीशन करता है, लीफ से, स्टेम से, रूट से, जहां मन चाहे वहां से। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइजेज किडनी, ब्लड वेसल्स, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। उसके अंदर क्या क्या होता है सारे नाम लिखे हुए हैं। प्लांट यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीशन लाइक स्टेम्स, रूट, लीव्स, कहीं से भी एक्सक्रीशन करता है।
वेस्ट प्रोडक्ट कंसिस्ट यूरिया एंड यूरिक एसिड। एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिन के अंदर कौन कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट होता है? यूरिया और यूरिक एसिड। एक्सक्रीशन के अंदर, एक्सक्रीशन इज अ टेनिन, गम्स और इसेंशियल ऑयल। प्लांट के अंदर कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में होते हैं? टेनिन, गम्स एंड इसेंशियल। एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट का कौन कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट इंसानों के लिए काम का है, ये सवाल आपको पता होगा, ठीक है, उसके बारे में जरूर देख लेना एक बार। इज इट राइट टू अवॉइड लिविंग विथ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द जेनेटिक डिसऑर्डर? क्या किसी इंसान को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो क्या उसके साथ में हमें नहीं रहना चाहिए या रहना चाहिए? क्या उसको अवॉइड करना चाहिए? भाई दूर रहे, ऐसा करना चाहिए हमें? लेट चेक आउट। दिस इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज। जेनेटिक डिसऑर्डर कम्युनिकेबल डिसीज मतलब हवा के मार्फत या हवा से या टच करने से नहीं फैलता है। नॉर्मल ऐसा टच कर दिया, ओ मेरे को बीमारी हो गया, ऐसा नहीं होता है। एंड डज नॉट स्प्रेड टू any who come in contact with the person who has the genetic disorder। और किसी को कांटेक्ट कर दिया जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर है तो क्या टच करने से फैलेगा? ऑब्वियसली नहीं फैलेगा। hence this is no need to stay away from a person with a genetic disorder। जेनेटिक डिसऑर्डर कब फैलता है? this disease transmits through reproduction only। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही ये डिसीज फैल सकता है। तो यू कैन अवॉइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स, बट आप उससे दूर रहना जरूरी नहीं है। आप उस पर्सन से टच कर सकते हो, उसको बातें कर सकते हो, उससे दोस्ती कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का डायग्राम। ये तो मुझे लगता है कि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों ने रट लिया होगा आई थिंक। ये वाला सवाल, इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के सवालों की आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है? फार्मर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कल्टिवेटिंग जीएम मतलब क्या? जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑन द लार्ज स्केल। रंगोजी द सरपंच ऑफ द विलेज, क्या लिखा हुआ? चिंचनी आस्क क्वेश्चन रिलेटेड दिस मैटर टू वन ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफिसर। मैं समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ। भाई एक गांव का सरपंच एग्रीकल्चर ऑफिसर को कुछ सवाल पूछ रहा है और सवाल के जवाब में एग्रीकल्चर ऑफिसर को क्या आंसर देना चाहिए वो आंसर आपको करके दिखाना है। अब उस सरपंच ने पहला सवाल पूछा, व्हाट इज मेंट बाय जीएम क्रॉप? जीएम क्रॉप का मतलब क्या है, उसने सवाल पूछा। अब अपना एग्रीकल्चर ऑफिसर जवाब क्या देगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मतलब जीएम क्रॉप होता है, आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द इंट्रोड्यूसिंग चेंज इन डीएनए ऑफ नेचुरल क्रॉप। नेचुरल जो क्रॉप होते हैं उनके जीन्स में बदलाव करके जो क्रॉप पैदा किया जाता है दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जीन्स के अंदर बदलाव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। नॉर्मली सच वैरायटीज आर नॉट फाउंड इन नेचर। नेचर में तो नहीं पाया जाता है तो हमें आर्टिफिशियली से बनाना पड़ता है। न्यू वैरायटीज आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, डिफरेंट यूजफुल कैरेक्टर आर इंट्रोड्यूस इन सच वैरायटीज। और जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसके अंदर काबिलियत एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, जैसा कि ज्यादा मीठा होना, ज्यादा प्रोटीन विटामिन उसके अंदर प्रेजेंट होना। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक मॉडिफाई करने के लिए हम लोग नेचुरल क्रॉप्स को जेनेटिक मॉडिफाई कर लेते हैं। सेकेंड, क्या पूछा है? हाउ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बिकम यूजफुल इन द चेंजिंग क्लाइमेट। देखो आपको पता है जब भी खेत में हम फसल उगाते हैं तो क्या होता है? जब भी खेत में हम फसल उगाते हैं तो भाई कभी ज्यादा बारिश हो जाता है, कभी बारिश नहीं होता है, कभी ज्यादा धूप उड़ जाता है, कभी कीटाणु लग जाते हैं। ऐसे कंडीशन में क्लाइमेट के चेंजिंग में भी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का क्या यूजफुल है? देखो एबिलिटी टू विथस्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। देखो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जो होते हैं ना वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के साथ में सामने फेस टू फेस खड़े हो सकते हैं। इसका मतलब क्या? मान लो सूखा पड़ गया, अगर सूखा पड़ गया तो नॉर्मल क्रॉप है वो तो मर जाएगा, लेकिन जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप उस सूखे में भी, उस वेट कंडीशन में भी, उस ड्राई कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है। जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप ज्यादा बारिश हो गया तो भी खराब हो सकता है नॉर्मल क्रॉप, लेकिन वो सरवाइव कर सकता है। तो किसी भी सिचुएशन को जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है। मतलब इन्वायरमेंट के किसी भी स्ट्रेस को वो क्या कर सकता है? झेल सकता है। सम नेचुरली अकरिंग varieties cannot withstand environmental state like frequently changing temperature, wet and dry farms।
नेचुरल क्रॉप इन सब चीजों को झेल नहीं पाएंगे, चेंजिंग क्लाइमेट, हाउएवर जेनेटिक क्रॉप कैन ग्रो इन एनी सच एडवर्स कंडीशन, लेकिन जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप इन एडवर्स कंडीशन में जी सकते हैं। ये सबसे बड़ा यूज है अपने जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का, ठीक है। लेकिन इसके साथ में मैं आपसे बोलूंगा कि भाई ये जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, जस्ट रीड इट। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। तो दिस इज वेरी आईएमपी पार्ट जो आपके टेक्स्ट बुक में, जस्ट रीड इट, ओके। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाई आर ऑप्टिकली टेलीस्कोप लोकेटेड इन अनइनहेबिटेड प्लेस ऑन द माउंटेन? टेलीस्कोप को अनइनहेबिटेड प्लेस, माउंटेन पे क्यों लगाया जाता है? उसको शहर में, किसी गांव में, शहर के अंदर क्यों नहीं लगाया जाता है? क्या कारण है? तो अ प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय द चेंजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। एक तो प्रॉब्लम आती है भाई, अगर उसको लगा दिया तो बार बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर बदलते रहता है शहर का, गांव का। दिस चेंजेस कॉज turbulence in the atmosphere which turns cause the light rays to change their path slightly and thereby shake the position of the image। भाई टेलीस्कोप का काम है इमेज लेना, जब वो इमेज ले रहा होगा तो बाजू में इन्वायरमेंट में बदलाव आएगा, तो जब इन्वायरमेंट में बदलाव आएगा तो टेलीस्कोप अच्छे से पिक्चर क्लिक नहीं कर पाएगा। सेकंड पॉइंट, also because of sunlight we cannot use optical telescope during the day। सनलाइट के वजह से ऑप्टिकल टेलीस्कोप दिन में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। during the light to city lights and cloud weather can cause difficulty in observing the heavenly bodies। सिटी लाइट भी मतलब सिटी के अंदर जो लाइट्स होती है, जो घर के हमारे बल्ब वगैरह, रोड लाइट वगैरह जलती रहती है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम ऑप्टिकली टेलीस्कोप आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन एंड अनहिबिटेड प्लेस। समझ में आ गया? अच्छे से रीड कर लेना, वेरी सिंपल है। राइट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। This might become in your examination, okay, just practice it। Biotechnology uses in the production of cash crop, वो क्रॉप जो ज्यादा बल्क में जन पैदा हो सकते हैं और ज्यादा मोटा मुनाफा कमा के दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट इन द वैरायटीज ऑफ कैश क्रॉप, वैरायटी में बदलाव आ सकता है, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इंक्रीज इन द एबिलिटीज ऑफ प्लांट टू विथस्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ऐसे प्लांट हम लोग बना सकते हैं जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के साथ में क्या कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं या उससे मुकाबला कर सकते हैं। भाई सूखा पड़ जाए, कुछ भी पड़ जाए, अपने क्रॉप तो काम करेंगे। वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन में हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द कॉन्जेनिटल डिसीज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल डिसीज का मतलब वो डिसीज जो किसी बच्चे को माँ के पेट से ही है, ऐसे डिसीज को क्योर करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर रिसर्च, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कैंसर रिसर्च में भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल स्किन एंड कार्टिलेज, इसके लिए भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरस्केलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम कहाँ पाए जाते हैं, मतलब लोकेशन बतानी है और फंक्शन बताना है। तो सीधा आपके टेक्स्ट बुक का प्यारा सा चार्ट है जिसको आपको चार्ट लेना है। जैसा लोकेशन देखो कहाँ होती है, एपिकल मेरिस्टम की लोकेशन है एट द टिप एंड रूट एंड शूट, स्टेम के और रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम, रूट एंड स्टेम का लेंथ बढ़ाने का काम करता है, लंबाई। उसी तरीके से दूसरे वाले भी आपको जस्ट रीड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गिव 3 एग्जांपल ऑफ ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट। 3 एग्जांपल बताने ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट का। पहला है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, जो होता है जिसको हम बोलते हैं केमोट्रोपिक मूवमेंट। इन सबको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट, और ये सब है एग्जांपल उनके। तो इनमें से कोई भी 2 लिखने, 3 लिखने आपको। फोटोट्रोपिक मूवमेंट का एग्जांपल क्या आएगा, ग्रोथ ऑफ शूट सिस्टम। ग्रेवियोट्रोपिक मूवमेंट का एग्जांपल क्या आएगा, ग्रोथ ऑफ द रूट सिस्टम। और हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट का एग्जांपल क्या आएगा, ग्रोथ टुवर्ड द वाटर, मतलब पानी की तरफ ग्रोथ होना। ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ होना। फोटोट्रोपिक का मतलब सनलाइट की तरफ ग्रोथ होना। और केमोट्रोपिक मतलब किसी केमिकल की तरफ या पॉलन ट्यूब में जो केमिकल की तरफ ग्रोथ होना। सिंपल है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस। एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस मतलब क्या, वो बिजनेस जो खेती पे निर्भर होते हैं और उससे हमें पैसा भी मिलता है। जैसा क्या, एनिमल हस्बेंड्री। देखो एनिमल अगर आप पालोगे, दूध मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन एनिमल किस पे डिपेंड करेंगे, उनको खाना पीना किस पे डिपेंड करेगा, खेती पे डिपेंड करेगा। तो आप अपना एग्रीकल्चर के साथ में कौन कौन से और बिजनेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एग्रो
कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस। तो यहाँ पे पहले तो डेफिनेशन लिखा है कि बिजनेस दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एग्रीकल्चर एंड जनरेट द सप्लीमेंट्री इनकम। बिजनेस एग्रीकल्चर के साथ काम करता है और आपको कुछ इनकम भी जनरेट करके देता है। पहला है एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। पोल्ट्री फार्मिंग इट इज द रियरिंग ऑफ द एग एंड मीट यील्डिंग द चिकन्स। चिकन विकन को पालो, चिकन बेचो, एग बेचो। सेरिकल्चर इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म को पालो, सिल्क ले लो, बेचो, मार्केट में पैसा कमाओ। तो ये वाला बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ जाए। मैं तो बराबर ये पूरा क्वेश्चन पेपर को नहीं चार्ट लेना, मन दिल से बोल रहा हूँ, चार्ट लेना। थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरा, तो मेरे से वर्ड्स वगैरह क्लियर नहीं निकल रहे होंगे, आपने पूरा वीडियो में देखा होगा, लेकिन मुझे नहीं पूरा एनर्जी से ही काम करना है। हाँ, मैं आई एम वेरी डिसिप्लिन विथ माय वर्क। मतलब ये तो एक मेरा छोटा सा काम है, दिन का आधा एक घंटा मैं आज देता हूँ, बट स्टिल मैं जितने भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ। तो आप भी इसको दिल से करना, तो मजा आता है और उसका क्या बोलते हैं, फल भी मिलता है यार, मिलता है, प्रूफ है मेरे पास, मिलता है। ठीक है, मन से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है with the respect of the genetic disorder answer the following question. What is the genetic disorder? पहला लिखा what is the genetic disorder? Disease and disorder occur due to the abnormalities in the chromosome में कुछ खराबी होना या mutation in the genes या genes में mutation मतलब कुछ बदलाव आना आया, इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। पहला सवाल हो गया। दूसरा, व्हाट इज द क्रोमोसोमल कंडीशन ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम। मैंने बोला ना, ये डाउन सिंड्रोम वन सब मैंने शुरुआत में बता दिया, इसका सवाल आता है डाउन सिंड्रोम में क्या खराबी होती है। भाई डाउन सिंड्रोम में 46 की जगह पे कितने क्रोमोसोम होते हैं, 47, और 21 मतलब 21वां जो क्रोमोसोम का पेयर होता है, वहां पे 2 क्रोमोसोम की जगह पे कितने क्रोमोसोम आ जाते हैं, 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। क्या आते हैं, 3 क्रोमोसोम, इसीलिए हम उसको ट्राइसोमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। अच्छे से रीड करना। नेक्स्ट, डिफाइन द मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर। मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर को डिफाइन करो। डिसऑर्डर और डिसीज अकर ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ एनी सिंगल जीन। किसी एक जीन में म्यूटेशन या एक जीन में बदलाव आना, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट सवाल है एक्सप्लेन द जेनेटिक डिसऑर्डर एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म याद आया, वो व्हाइट व्हाइट बाल, ग्रे ग्रे बाल। एल्बिनिज्म इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन व्हिच बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस अ ब्राउन पिगमेंट मेलानिन। बॉडी मेलानिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। स्किन बिकम पेल, हेयर आर व्हाइट एंड आईज आर यूजुअली पिंक ड्यू टू दिस एब्सेंस ऑफ द मेलानिन पिगमेंट एंड रेटिना एंड स्क्लेरा। ध्यान रखना अच्छे से, बढ़िया सा क्वेश्चन है। गिव 2 एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ काम हो गया। पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर में क्या है, स्पाइना बिफिडा जो भी है यहाँ पे, क्लैम्प्ड लिप एंड पैलेट, कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टमक और अस्थमा। ध्यान रखना। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये अपने आप में यू कैन सी द प्रोटीन विटामिन सब कुछ है इसमें। मतलब दिस इज द वेरी न्यूट्रिशियस क्वेश्चन, मतलब काफी प्यारा क्वेश्चन है, जो आपको बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में मिल जा रही है। तो प्रैक्टिस करना इसका अच्छे से। अब आ गई है उस घड़ी की बारी। थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, मैं थक गया हूँ आराम से। अब आपके लिए कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अपने क्वेश्चन यू कैन से अपने टेक्स्ट बुक के बारे में आइडिया देगा। आपको टेक्स्ट बुक की समझ होगी कि टेक्स्ट बुक में कहाँ पे अंदर जा जाके पढ़ना है। इन सारे क्वेश्चन का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं अभी देने वाला हूँ आपको, इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर जो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देगा, मैं गारंटी देता हूँ उस बच्चे को 30+ तो मिल ही जाएगा। और अगर वो ज्यादा अच्छा पढ़ने में होगा तो 40 भी ज्यादा दूर नहीं, 40 तो नहीं बोलूंगा, 35+ पक्का मिल जाएगा, क्योंकि उसने अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड किया है। ये सारे क्वेश्चन का 10 चैलेंजिंग क्वेश्चन है। कितने लोग 10 के 10 चैलेंजिंग क्वेश्चंस का जवाब कमेंट सेक्शन में दे पाएंगे। इनमें से आपका पूरा एमसीक्यू नहीं, इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा सेमेस्टर के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। पहला है डॉश। देख पहला मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि टाइम बर्बाद हो जाएगा, आप खुद देख लेना। नेम ऑफ द फिगर, फिगर का नाम बताओ। एंड ये दूसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ये पांचवा, छठे क्वेश्चन को तो आपको अगर नहीं दिखा हो तो एक बार चेकआउट कर लो। एक बार इसको पूरा चेकआउट कर लो आप लोग अच्छे से। मैं साइड में हो जाता हूँ, अगर नहीं दिख रहा हो तो आपको, मैं इनविजिबल भी हो जाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना वो ले लो। ठीक है, ये वाले भी देख लो दोनों, ये वाले दोनों क्वेश्चन। ओके, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना मेहनत करने के बाद प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और भर भर के कमेंट करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना यार, और लाइक करना यार, और बेल दबा देना यार। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।